हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में इंग्लिश पोएट्री का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो टॉपिक है आज का, पोएट्री का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और ये जो कविता है, ये कविता एक लव पोयम है। क्या है? एक लव पोयम है। लव पोयम है। एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है, लव कविता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात इसके बारे में याद रखिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है? तो जॉर्डन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्डन ने लिखा है ना। जॉर्डन ने लिखा है। एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉर्डन ने लिखा है। इससे पहले के वीडियो में हमने जॉर्डन के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में पूरा इंपॉर्टेंस पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद उनकी लिखी हुई कविता स्वीटेस्ट लव को देखिए, ताकि आपको सब कुछ आसानी के साथ समझ में आ सके और कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉर्डन ने लिखा है और एक लव पोयम है। कैसी पोयम है? एक लव पोयम है। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना, ये 40 लाइन की कविता है। कितनी लाइन की दोस्तों? 40 लाइन की कविता है। और 40 लाइन को 5 ऑक्टिव में बांटा गया है। कितने? 5 ऑक्टिव में बांटा गया है। 40 लाइन की कविता है और 40 लाइन की कविता है और उसको 5 ऑक्टिव में बांटा गया है। ऑक्टिव किसको कहते हैं? तो ऑक्टिव 8 लाइन की कविता को ऑक्टिव बोलते हैं। 8 लाइन की जो कविता होती है उसको ऑक्टिव बोलते हैं। तो ये 5 ऑक्टिव में बांटा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 पंचे 40 लाइन की ये कविता है। तो आपको ऑक्टिव भी समझ में आ गया कि ऑक्टिव किसे बोलते हैं। तो 8 लाइन की कविता को ऑक्टिव बोलते हैं। और ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इस कविता को कितने ऑक्टिव में बांटा गया है? तो 5 ऑक्टिव में बांटा गया है। और कविता 40 लाइन की कविता है। कविता को किसने लिखा है? तो जॉर्डन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्डन ने लिखा है। और ये जो कविता है ये क्या है? एक लव पोयम है। क्या है? तो देखते हैं दोस्तों। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by faint death to die. ये एक ऑक्टिव है। ये पहला ऑक्टिव है। क्या है दोस्तों? ये पहला ऑक्टिव है और इसमें 8 लाइन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लाइन है और ये पहला ऑक्टिव है। तो हम इसमें पहला ऑक्टिव को पढ़ते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो आप गो देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें GOE गो है। असल में इसका स्पेलिंग GO गो मतलब जाना होता है, लेकिन गो लिखा हुआ, GOE लिखा हुआ। तो ये जॉर्डन का लिखने का तरीका है। ये जॉर्डन का लिखने का तरीका है ना। तो आप ये मतलब इसका स्पेलिंग गलत नहीं है, GOE ये जॉर्डन का लिखने का तरीका है, लेकिन असल स्पेलिंग इसका गो होता है ऐसे। तो चलिए देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, वेरीनेस का मतलब होता है दोस्तों थक जाना या दिल भर जाना। वेरीनेस मतलब क्या होता है? थक जाना या दिल भर जाना। तो कह रहा है कि फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं। फॉर वेरीनेस ऑफ दी,
कि मेरा दिल तुमसे भर गया है, या मैं तुमसे उकता गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, है ना। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं, तुम ये मत सोचना कि मेरा दिल तुमसे भर गया है, इसी वजह से मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ये मत सोचना, है ना। वो समझा रहे हैं और बुझा रहे हैं उनको। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। यहां पे भी देखिए मी, है ना। और ये जो मी है, इसमें इसका स्पेलिंग ऐसे होता है मी, लेकिन इसको डबल ई से लिखा गया मी, तो ये जॉर्डन का लिखने का तरीका है ना। कह रहा कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही मैं जिस दुनिया में जा रहा हूं, और ना ही मैं जिस जगह पे जा रहा हूं, वहां पे ये सोचकर भी नहीं जा रहा द वर्ल्ड कैन शो, मैं जहां पे जा रहा हूं वहां पे मैं ये सोचकर नहीं जा रहा द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि वहां पे मुझे तुमसे कोई अच्छी प्यार करने वाली या प्रेम करने वाली मुझको मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि मैं जहां पे जा रहा हूं वहां पे ये सोचकर भी नहीं जा रहा हूं कि कोई वहां पे दूसरी लड़की मिलेगी जो मुझसे प्यार करेगी या जिससे मैं शादी करूंगा, है ना। तो सवाल यह है कि आखिर आप तब जा क्यों रहे हो? ना ही आपका दिल मुझसे भरा है और ना ही किसी लड़की के चक्कर में आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो फिर जा क्यों रहे हो? तो उसका जवाब जॉर्डन साहब अगले अगले स्टेंजा में दे रहे हैं। अगले स्टेंजा में बहुत ही खूबसूरती के साथ दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं देखिए। बट सिंस दैट, मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूं, उसका जवाब दे रहा है, और कितना अच्छा जवाब है देखिएगा। बट सिंस दैट, मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूं, आई मस्ट डाई एट लास्ट, कि एक ना एक दिन मुझे मर जाना है, एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे इस दुनिया से एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, सबको मरना है ना। तो कह रहा है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। टिस बेस्ट, टिस बेस्ट इसका मतलब है दिस बेस्ट, टिस बेस्ट तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है हंसी मजाक, जेस्ट का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो ये बेहतर है कि मैं तुमसे दूर, सॉरी टू टिस बेस्ट, तो ये बेहतर है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को, मैं अपने जीवन को हंसते खेलते बिता दूं। एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, तो ये बेहतर है कि मैं अपने आप को क्या करूं, हंसते खेलते अपने जीवन को बिता दूं, अपने जीवन को गुजार दूं। 10 बाय फेंट डेथ टू डाई, 10 बाय फेंट डेथ टू डाई, और इस तरह से हम क्या करें, मरने का नाटक करें या मरने की प्रैक्टिस करें। तो ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन में वो अपनी महबूबा और अपनी प्रेमिका को समझाते हैं कि देखो, एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक ना एक दिन मुझे मर जाना है, तो ये बेहतर है कि अभी से मैं तुमसे दूर रहने लगूं, है ना। अभी से मैं क्या करूं, तुमसे दूर रहने लगूं। अगर मैं अभी से तुमसे दूर रहने लगूंगा तो तुमको क्या होगा कि तुमको मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, तुम मेरे बिना तुमको रहने का एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुमको ज्यादा पछतावा नहीं होगा, ज्यादा तुम रोगी नहीं, ज्यादा तुम परेशान नहीं होगी, इसलिए कि तुम मेरे बिना रहोगे, मुझसे दूर रहोगे, और इस तरह से तुमको मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, तो मौत वाले दिन तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये सोचकर मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। तो कितने अच्छे से वो अपनी पत्नी को इस स्टेंजा में फर्स्ट ऑक्टिव में समझाया, अपने जाने का कारण बताया। अब हम दूसरा ऑक्टिव को देखते हैं। हमने पहले ऑक्टिव को देखा, अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑक्टिव को देखेंगे। और ये जो ऑक्टिव है, इस ऑक्टिव में कवि अपनी महबूबा को समझाते हुए बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। और वो बात क्या है कि चलिए पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस nor half so short away, then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings
एंड स्पर्स देन ही, है ना। तो ये दूसरा ऑक्टिव है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो यस्टर्न नाइट, यस्टर्न नाइट का मतलब होता है कल रात, बीता हुआ रात को क्या बोलते हैं, यस्टर्न नाइट बोलते हैं। तो यस्टर्न नाइट द सन वेंट हेंस, द सन वेंट हेंस, यानी कल रात सूरज यहां से चला गया, कल रात सूरज यहां से चला गया। पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपका इसका खुलासा भी हम समझाएंगे। यस्टर्न नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहां से चला गया, है ना। एंड येट इज हियर टुडे, आज देखो ये फिर वापस आ गया, आज देखो ये सिर्फ वापस आ गया, यानी सुबह फिर ये सूरज वापस आ गया। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, डिजायर का मतलब होता है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा, है ना। डिजायर का क्या मतलब होता है, इच्छा, और सेंस का मतलब होता है अकल या बुद्धि। तो कह रहा है कि ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, ये जो सूरज है जो रात को जाता है, यानी रात को डूब जाता है, सुबह फिर ये उग के आता है। तो कह रहा है कि ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, यानी इस सूरज के पास जाने और आने का ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई कारण है, ना तो कोई मकसद है, और ना ही कोई अकल है। यानी इस सूरज को ये नहीं पता कि ये डेली शाम के वक्त क्यों डूब जाता है और सुबह के वक्त ये क्यों वापस आ जाता है, क्यों उगता है। इसके पास आने जाने का कोई इच्छा नहीं, कोई कारण नहीं, और ना ही उसको पता है कि वो आना जाना क्यों करता है ना। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ये जो सूरज जो रास्ता तय करता है, डूबता है फिर डूब के जो फिर उगता है, तो ये जो रास्ता ये जो तय करता है, ऐसा भी नहीं है कि सूरज का ये रास्ता बहुत छोटा है, 5 मिनट में डूब गया और 5 मिनट में उग गया, ऐसा भी नहीं है। उसका जो रास्ता है वो बहुत लंबा है ना। वो बहुत लंबा रास्ता वो तय करता है, डूबने के लिए भी और उगने के लिए भी, है ना। फिर भी उसको नहीं पता कि वो क्यों आना जाना करता है। देन फियर नॉट मी, देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे भार, फियर का मतलब होता है डरना या खौफ खाना। देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे बारे में डरो नहीं, तुम मेरे बारे में फिक्रमंद मत हो, तुम मेरे बारे में सोचो नहीं। बट बिलीव, बिलीव का मतलब भरोसा करना, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज, मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर भरोसा करो। जॉर्डन कह रहा है बट बिलीव मी, सॉरी, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मुझ पर भरोसा करो। सिंस आई टेक, अच्छा सॉरी, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज, है ना। तुम मेरे ऊपर भरोसा करो इसलिए कि मैं ये सूरज से भी ज्यादा तेज रफ्तार में यात्रा करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। यानी ये जो सूरज जो आता है इससे भी तेज रफ्तार में मैं यात्रा करूंगा और तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगा, है ना। क्यों लौट कर और कैसे लौट के आओगे? सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, है ना। मैं सूरज से तेज रफ्तार में यात्रा कैसे करूंगा? तो मैं अपने ऊपर विंग्स लगा लूंगा, यानी अपने ऊपर मैं पंख लगा लूंगा और बहुत ही तेजी के साथ सूरज से भी स्पीड में मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्यों मैं आऊंगा तुम्हारे पास? एंड स्पर्श देन ही, स्पर्श का मतलब होता है कारण, स्पर्श का क्या मतलब होता है? कारण। मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए आऊंगा कि मेरे वापस आने का कोई कारण है, कोई रीजन है, और वो कारण क्या है? वो कारण तुम हो, है ना। मेरे वापस आने का कारण तुम हो। तो इस ऑक्टिव में कवि अपनी महबूबा को एग्जाम्पल देके समझाते हुए, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं और उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखो ये जो सूरज है, ये सूरज शाम को डेली डूब जाता है और डेली सुबह ये वापस आता है, और इस सूरज के पास कोई कारण नहीं है आने और जाने का, है ना। इस सूरज को यह भी नहीं पता कि ये सूरज क्यों आना जाना करता है, इसके पास कोई कारण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो मेरे बारे में तुम क्यों घबराती हो? तुम ये क्यों सोचती हो कि मैं अगर चला गया तो दोबारा नहीं आऊंगा? मैं आऊंगा, और कैसे आऊंगा? बहुत ही तेज रफ्तार में आऊंगा, बहुत ही स्पीड में आऊंगा, सूरज से भी तेज रफ्तार में आऊंगा। तो सूरज से तेज रफ्तार में कैसे आओगे? तो सूरज से तेज रफ्तार में मैं ऐसे आऊंगा कि मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा पंख को लगा लूंगा, है ना, बहुत ज्यादा पंख को लगा लूंगा और सूरज से भी तेज रफ्तार में यात्रा करके उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और मैं क्यों आऊंगा?
इसलिए कि मेरा वापस आने का एक कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण तुम हो। यानी तुमको मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तो तुम क्यों रो रही हो पगली? मत रोया करो, है ना? तो ये इस ऑक्टिव का मतलब है। अब हम तीसरा ऑक्टिव को देखेंगे। ये जो ऑक्टिव है ये तीसरा ऑक्टिव है, और इसको देखते हैं कि वो हाउ फीबल इज मेन पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नोर आ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम a bad chance and we join it to our strength and we teach it art and length itself over us to advance, है ना? तो ये अब तीसरा ऑक्टिव है। अब इसको हम देखते हैं। ओह हाउ फीबल इज मेन पावर। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर या दुबला पतला या लागर, है ना? वो हाउ फीबल इज मेन पावर, मनुष्य कितना कमजोर है, यानी आदमी जो है, मेन पावर यानी आदमी जो है कितना कमजोर है, मनुष्य कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, मनुष्य कितना कमजोर है कि अगर इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसका टाइम सही चल रहा होता है। फॉर्चून का मतलब किस्मत, यहाँ पे किस्मत टाइम जो भी कह सकते हैं, है ना? इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसका टाइम सही चल रहा होता है, यानी मनुष्य कितना कमजोर है कि अगर उसका टाइम सही चल रहा होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, है ना? तो उसका जो टाइम सही चल रहा होता है, उस सही टाइम में वो 1 घंटा बढ़ा नहीं सकता, है ना? 1 घंटा वो बढ़ा नहीं सकता। नोर आ लॉस्ट आवर रिकॉल, और उसका जो सही टाइम चलता है, उस सही टाइम में से अगर 1 घंटा बीत गया है, तो उस 1 घंटे को वो वापस नहीं ला सकता। तो क्या देखते हैं? बट कम आ बेड चांस, लेकिन जैसे ही बुरा टाइम आता है, जैसे ही बुरी घड़ी आती है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो हम उस बुरे घड़ी को क्या करते हैं? हम उसको अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें जुड़ जाते हैं। वही कह रहा है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, यानी उस बुरे टाइम को हम पूरी ताकत दे देते हैं, उसको पूरी ताकत के साथ उसमें हम बुरे टाइम में जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उस बुरे टाइम को हम क्या करते हैं? आर्ट सिखाते हैं, आर्ट कला सिखाते हैं, एंड लेंथ और लंबाई सिखाते हैं। इट सेल्फ्स ओवर अस टू एडवांस, और इस तरह से क्या होता है? ये बुरा टाइम हमारे ऊपर ज्यादा दिनों तक हमें कंट्रोल करता है, हमारे ऊपर ज्यादा दिनों तक हावी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉर्डन ये कहता है कि अच्छा, एक सवाल ये है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। सवाल ये है कि हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो बुरा टाइम आता है, वो टाइम ज्यादा दिन तक रहता है, और जो अच्छा टाइम है वो जल्दी ही चला जाता है। ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो जॉर्डन वही कह रहे हैं कि देखो, बुरा टाइम जब आता है, तो इंसान को बुरा टाइम इसलिए लंबा लगने लगता है कि इंसान हमेशा उस बुरे टाइम के बारे में सोचता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब कैसे क्या होगा, नहीं हुआ, एकदम पूरा एकदम उसी के बारे में सोचने लगता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, जब तक कि वो बुरा वक्त चला नहीं जाता है। तो जब इंसान पूरी ताकत के साथ हमेशा उसी के बारे में सोचता है, तो दिमाग को ऐसा लगता है कि ये टाइम बहुत लंबा चल रहा है ना? ये टाइम बहुत लंबा चल रहा है। तो जब आपके सामने बुरा टाइम आए, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। ये सोचो कि बुरा टाइम है, आया है, चला जाएगा, है ना? इसीलिए आपको बुरा टाइम बहुत लंबा लगने लगता है। क्यों? इसलिए कि आप उसके बारे में हर टाइम सोचते रहते हो, हर टाइम दिमाग में आपका वही चलता रहता है। तो वही कह रहा है कि हम उसको पूरी ताकत के साथ उसमें ज्वाइंट हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, यानी हर टाइम उसी के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है कि हमें यह लगता है कि हमारा बुरा टाइम बहुत लंबा चलता है ना? और हमारा जो खुशी का टाइम होता है, जो अच्छा पीरियड होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। उसमें आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हो, एकदम बहुत बिंदास जिंदगी जीते हो। तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो बीत जाता है, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है। चौथा ऑक्टिव को देखते हैं। ये है चौथा ऑक्टिव। अब हम इस ऑक्टिव को देखते हैं और समझते हैं क्या है। When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest,
unkindly kind, my life blood both decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. If in thine my life thou wast, thou art the best of me, thou art the best of me. अब हम देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन. व्हेन दाउ, दाउ का मतलब होता है यू, दाउ का मतलब क्या होता है, यू, है ना, यू मतलब आप या तुम. व्हेन दाउ साइस्ट, साई का मतलब होता है आहें भरना या रोना, है ना. साउ का साई का मतलब क्या होता है, हल्के से जो रोता है या हल्के से जो आहें भरता है उसे क्या बोलते हैं, साइस्ट बोलते हैं, है ना. When thou sighest not wind, है ना. अब देखिए कह रहे कि when thou sighest not wind, जब तुम रोती हो, जब तुम रोती हो, thou sighest not wind, तो तुम हवा नहीं ले रही होती हो. यानी जब रोना आता है तो इंसान ऑक्सीजन लेता है कि नहीं, तो वही कह रहा है कि when thou sighest, जब तुम रोती हो, thou sighest not wind, तो उस वक्त तुम हवा नहीं ले रही होती हो. बट साइस्ट माई सोल अवे, यानी जिस वक्त तुम रोती हो उस वक्त जो तुम सांस लेती हो वो सांस नहीं होती है, क्या होती है, बट साइस्ट माई सोल अवे, वो मेरी आत्मा होती है जिसको तुम रो रो के दूर कर देती हो. सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा. यानी जब तुम रोती हो और रोते वक्त जो ऑक्सीजन लेती हो, जो हवा लेती हो, वो हवा नहीं होती है ना. बट साइस्ट माई सोल अवे, है ना, तो तुम उस रोते वक्त क्या करती हो, मेरी आत्मा को तुमसे दूर कर देती हो, है ना. तुम रो रो के मेरे आत्मा को तुमसे बहुत दूर कर देती हो, है ना. When thou weepest, weep का मतलब होता है, weep मतलब भी रोना. When thou weepest unkindly kind, लेकिन तुम जब रोती हो तो unkindly, बिना कारण के रोती हो, बिना फालतू के रोती हो, उसका कोई तुक नहीं बनता रोने का. यानी जब तुम रोती हो तो उसके पीछे रोने का कोई कारण नहीं है ना. फालतू का तुम रोती रहती हो, जबकि मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो तुम क्यों रोती हो, तुमको चुप हो जाना चाहिए, तुम फिर भी रोती हो, फालतू का रोती हो. तो वही कह रहा है कि तुम जब रोना रोती हो तो उसका कोई कारण नहीं होता. काइंड, लेकिन नहीं, कारण नहीं होता ऐसा भी नहीं है, उसमें कारण है, उसमें कारण है. और कारण क्या है कि तुमको पता है कि मैं वापस आऊंगा, फिर भी तुम रो रही होती हो. तुमको पता है कि मैं वापस आऊंगा, फिर भी तुम क्या करती हो, रोती हो. माई लाइफ्स ब्लड बोथ डीके, यानी जब तुम इस तरह से रोती हो, तुमको मालूम है इस तरह से जब तुम रोती हो, और जब तुम इस तरह से रोती हो तो तुम्हारा रोना मेरे जिस्म को, मेरे ब्लड को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है. डीके का मतलब होता है सड़ जाना, खत्म कर देना या नष्ट कर देना. माई लाइफ्स ब्लड बोथ डीके, यानी मेरे शरीर का जो रक्त है, मेरे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, वो क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो सड़ जाता है जब तुम रोती हो. अब वो आगे कह रहे हैं इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं हो सकता. दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, यानी तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो. लव का मतलब प्यार करना, है ना, तो प्रेम करना. तुम कहती हो कि तुम मुझसे, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, सेस्ट का मतलब कहना, यानी तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना, तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो. तो इट कैन नॉट बी, तो ऐसा नहीं हो सकता. इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यानी तुम रो रो के मुझे बर्बाद नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार भी करते हो और प्यार करके रो रो के मुझे बर्बाद भी करते हो, तो ऐसा अब नहीं हो सकता. ये कैसा प्यार है कि प्यार, ये कैसा प्यार है कि तुम उसको रुला दो, है ना. इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, इसलिए कि तुम रो रो के क्या करती हो, तुम मुझे बर्बाद कर देती हो, है ना, तुम रो रो के मुझे बर्बाद कर देती हो. दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मैं तुम्हारे अंदर मैं बसता हूं. दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मेरा शरीर का वो हिस्सा सबसे अच्छा है जो तुम्हारे अंदर है. यानी मैं तुम्हारे अंदर हूं
और तुम उसे क्या करती हो, रो रो के बर्बाद कर देती हो, उसे तुम रो रो के नष्ट कर देती हो, तो ये प्यार नहीं हो सकता, है ना। ये प्यार नहीं हो सकता। तुम रो भी और मुझे बर्बाद भी करो, है ना, तुम प्यार भी करो और मुझे बर्बाद भी करो, तो इट कैन नॉट बी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब हम लास्ट वाले ऑक्टिव को देखते हैं। ये लास्ट का ऑक्टिव है और इस ऑक्टिव में हम देखेंगे कि जॉन डन कितने एकदम खूबसूरत तरीके से अपनी पत्नी को समझाते हैं और अपनी इस कविता को वो खत्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डिस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, but think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be, है ना। कितनी प्यारी कविता और कितना अच्छे, कितना एकदम खूबसूरत तरीके से इस कविता को उन्होंने खत्म किया। देखते हैं। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई का मतलब होता है यू, है ना, यू, है ना, दाई मतलब यू, मतलब यू, है ना। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने इस प्यारे से दिल को, तुम अपने इस प्यारे से दिल को मेरे बारे में, लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट, है ना। फॉर थिंक मी एनी एनी इल, फॉर थिंक का मतलब होता है सोचना, है ना, फॉर थिंक का मतलब होता है सोचना। कह रहे हैं कि लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपने इस प्यारे से दिल को, तुम अपने इस सुंदर से दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचने मत दो, है ना। यानी तुम जो बहुत डरती हो, बहुत बुरा सोचती हो कि मैं वहां पे जाके क्या होगा नहीं होगा, वही कह रहा है कि तुम मेरे बारे में अपने मासूम से दिल को बुरा सोचने मत दो। डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट, है ना। डिस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, डिस्टिनी का क्या मतलब होता है, किस्मत। तो कह रहा है कि डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि किस्मत वही कर दिखाए, है ना। डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि किस्मत वही कर दिखाए जो तुम सोचती हो, है ना। जो तुम सोचती हो वही किस्मत में हो और वही हो जाए। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, फियर्स का मतलब होता है डर, फियर्स का मतलब क्या होता है, डर। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और ये हो सकता है कि जो तुम सोचते हो किस्मत उसे कर दिखाए। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जो डर है, तुम्हारा जो डर है मेरे प्रति, वो डर क्या हो जाए, वो डर भी हो जाए, वो डर भी पूरा हो जाए। बट थिंक दैट, है ना, लेकिन अगर ऐसा हो कि रास्ते में मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, मैं अगर मर जाऊं, तो उस वक्त क्या करना, बट थिंक दैट, तो उस वक्त ये सोचना, वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम दोनों एक ही हैं। अगर मैं रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, मैं मर जाऊं, मैं वापस नहीं आ पाऊं, तो उस वक्त तुम ये सोचना, दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं। हम दोनों क्या है, एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, बस हम दोनों का मुंह का दिशा अलग है, तुम इधर सो रही हो, मैं इधर सो रहा हूं, यानी हम दोनों अलग अलग दिशाओं में मुंह करके सोए हुए हैं, है ना। तुम ये सोचना। दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो हमेशा अलाइव, जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अलाइव का क्या मतलब होता है, जिंदा रहना। वही कह रहे हैं कि दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, है ना। अलाइव वो जीवित होते हैं, वो जिंदा होते हैं। नेवर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं होते। यानी प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला कभी भी अलग नहीं होता, कभी भी वो जुदा नहीं होता। तो ये है लास्ट ऑक्टिव, और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, अगर आपने अंत तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।